हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एंसेंट हिस्ट्री में अगली टॉपिक पढ़ेंगे, मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, इससे पहले कि जिन दोस्तों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो एंसेंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे। आप जाएंगे तो उसमें आराम से एकदम वन टॉपिक से लेके अभी तक जो चलेगा आपको सब उसमें दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक था स्टोन एज, पाषाण काल, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी अगली कड़ी। अब चल रही है एंसेंट हिस्ट्री की, मगध राज्य का उत्कर्ष। आइए देखा जाए। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को मैं पढ़ाया था 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद, उसमें मगध राज्य का उत्कर्ष ही क्यों हुआ, इसके पीछे कई कारण थे। ठीक है, 16 महाजनपदों में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली और समृद्ध था। मगध का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगध राज्य का संस्थापक बृहद्रथ था और इनके पुत्र का नाम जरासंध था। ठीक है, अगली लाइन देखिए कि मगध के उदय के क्या कारण थे। आपको बताया ना कि 16 महाजनपदों में जो मगध साम्राज्य था यही उभर के सामने क्यों आया सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में। तो उसके उदय के 3 प्रमुख कारण थे। एक था आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा भौगोलिक। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का विकास हो चुका था, क्योंकि इस समय तक लोहे के प्रयोग के कारण कृषि कार्य करना आसान हो गया था तथा मैदानी क्षेत्र होने के कारण अधिशेष कृषि उत्पादन होता था। अब ये भी जान लीजिए, कृषि 2 प्रकार की है। मैंने ऐसे भी सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों को पढ़ाया था, फिर सुन लीजिए। कृषि 2 प्रकार की होती है, एक होता है जीवन निर्वाह कृषि और एक होता है अधिशेष कृषि। ठीक है, जीवन निर्वाहन कृषि जो होती है उसमें किसान उतना ही अपनी खेती करता है फसलों की जिससे अपना भरण पोषण हो सके, जीवन निर्वाहन हो सके। और दूसरा होता है अधिशेष कृषि की, मतलब इतना फसल को उत्पादित किया जाए जिससे अपना और राज्य का भरण पोषण हो सके, उसके बाद भी उत्पादित सामग्री बच जाए जिसको हम बेच के धन कमा सके। इसको बोलते हैं अधिशेष कृषि। और मगध में अधिशेष कृषि ही उत्पादित होता था, जिससे मगध के राजाओं को शक्तिशाली सेना रखने और व्यापार और वाणिज्य में सहायता मिलने लगी। तो ये था मगध राज्य के उत्कर्ष का आर्थिक कारण। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, राजनीतिक कारण, कि मगध के उत्कर्ष का राजनीतिक कारण क्या था। जो मगध के राजा थे वो योग्य एवं शक्तिशाली थे तथा उन्होंने सेना को सुदृढ़ करके युद्ध जीतकर और प्रशासनिक कूटनीति जैसे विवाह संबंधों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इस कारण ये था राजनीतिक कारण जिसके कारण मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ। अब हम आते हैं मगध के भौगोलिक कारण की तरफ। ठीक है, जो तीसरा है मगध के उदय कारण में भौगोलिक कारण, उसको समझिएगा। मगध गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित था जिससे उपजाऊ मैदान होने के कारण खेती करने की सुविधा थी। दूसरा भौगोलिक कारण, छोटा नागपुर पठार के समीप होने के कारण वहां से लौह अयस्क एवं अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिससे हथियार एवं अन्य कृषि यंत्रों को आसानी से बनाया जा सकता था। तीसरा भौगोलिक कारण, आसपास जंगली क्षेत्र होने के कारण लकड़ियां आसानी से प्राप्त हो जाती थी, जिससे रथ वगैरह बनाने में आसानी हो जाती थी। आराम से आदमी रथ का निर्माण कर लेता था। और मगध कई नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए नदियों के कारण जलमार्गों की सुविधा उपलब्ध थी। ये जो कारण थे मगध के उदय के, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ये 16 महाजनपदों में इसको सबसे अलग हटकर समृद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं। इस कारण से मगध राज्य का उत्कर्ष हुआ और यहाँ पे कई राजवंशों ने कई 100 साल तक शासन किया। ठीक है, और यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और इसको देखिएगा, बहुत आसानी से हम लोग एकदम कवर कर लेंगे और फिर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन यही करता है कि मगध में वंशों का जो क्रम है राजवंशों का, वो बताइए। आरोही अवरोही क्रम दे देगा। ठीक है, तो मगध पर सबसे पहला वंश जो था शासन करने वाला, हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और फिर सबसे लास्ट में है मौर्य वंश। तो 4 वंशों ने शासन किया है, हर्यक वंश ने, शिशुनाग वंश ने, नंद वंश ने और फिर आपका मौर्य वंश ने। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 शुरू किया जाए। सबसे पहले हर्यक वंश। ठीक है, तो आइए देखिए। ठीक है,
हर्यक वंश का जो कालक्रम है वो 544 बीसी से 413 बीसी, पूरा हर्यक वंश, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी राजा आए हैं 544 से 413 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासन था मगध पर, ठीक है। देखिए, मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश था ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि मगध साम्राज्य का प्रथम जो वास्तविक वंश है वो कौन सा है, तो आप हर्यक वंश बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात, इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी संबोधित किया जाता है कि ये पितृहंता वंश कौन है, तो आप बताएंगे हर्यक वंश, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर शासक जो हुए अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किए, ठीक है। इस कारण इसे पितृहंता वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह, इसी को बोलते हैं गिरिब्रज, ठीक है, राजगृह इसी को बनाई थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यह मगध की प्रथम राजधानी थी। इसको ध्यान रखिएगा, अभी राजधानी का कालक्रम भी आपसे पूछेगा, क्योंकि राजधानियां शासकों ने जगह जगह पर चेंज की हैं, ठीक है। तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह, जिसको बिंबिसार ने बसाया था, ठीक है। भारतीय इतिहास का प्रथम राजा जिसने विवाह के माध्यम से साम्राज्य विस्तार किया। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भारतीय इतिहास का वह प्रथम शासक कौन है जिसने विवाह संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो बिंबिसार थे, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, इनके विवाह, जो विवाह संबंध थे, सबसे प्रथम विवाह महाकोसला जो कोसल राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। दूसरा चेल्लना से हुआ जो लिच्छवी राजवंश, जिसे वैशाली राजवंश भी कहा जाता है, वहाँ की राजकुमारी। और तीसरी है क्षेमा जो मद्र राजवंश, जो अब वर्तमान पंजाब में है, वहाँ की राजकुमारी थी। तो बिंबिसार ने 3 विवाह किए, पहला महाकोसला से, दूसरा चेल्लना से, तीसरा क्षेमा से। महाकोसला कोसल राजवंश की, चेल्लना लिच्छवी या वैशाली राजवंश की, और क्षेमा मद्र राजवंश की, ठीक है। जो चेल्लना थी, इनको याद रखिएगा, ठीक है। लिच्छवी राजा जो चेटक थे, इन्हीं की पुत्री और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, उनकी ये बहन थी। मतलब कि जो चेल्लना, जो बिंबिसार की पत्नी थी, वो महावीर स्वामी की मौसी थी। अगला देखिए, बिंबिसार को सेनिया नाम से भी संबोधित किया जाता था, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी जिसमें अस्थाई सैनिक होते थे। तो सबसे बड़ी बात यह भी थी कि अस्थाई सेना का निर्माण करने वाला भी शासक कौन था, बिंबिसार था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अंग के शासक जो थे ब्रह्मदत्त, इनको पराजित करके मगध में अंग को मिलाने वाले बिंबिसार थे, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि बिंबिसार ने अंग को मगध में मिलाया था किस शासक को पराजित करके, तो वो अंग के शासक थे ब्रह्मदत्त, उन्हीं को पराजित करके मगध में मिलाया गया था, ठीक है। अब आइए अगली लाइन देखिए। बिंबिसार ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अपने राज्य वैद्य, इनके राज्य वैद्य का नाम जीवक था। बिंबिसार के जो राज्य वैद्य थे, जो डॉक्टर थे, उनका नाम जीवक था। उसी जीवक को इन्होंने, बिंबिसार ने गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा था। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किसकी सेवा में भेजा था, तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा गया था, ठीक। आइए अब आगे देखिए। बिंबिसार ने जो अवंती के राजा थे प्रद्योत, इनकी सेवा करने के लिए भी जीवक को भेजा था जब वे पांडु रोग से ग्रसित हुए थे। पांडु रोग का मतलब पीलिया। उस समय बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा करने के लिए भी जीवक को भेजा था, ठीक है। अब जो बिंबिसार के बाद हर्यक वंश के अगले शासक आते हैं, इनके पुत्र, उनका नाम था अजातशत्रु। ये 492 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना, ठीक है। अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से भी संबोधित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि कुणिक किसका नाम था, तो अजातशत्रु का नाम कुणिक था।
इसने काशी तथा वैशाली को जीता था। आपसे क्वेश्चन करेगा कि मगध राज्य में हर्यक वंश, या तो मगध राज्य में ही पूछ देगा, काशी तथा वैशाली को जीतने वाला शासक तो वो थे अजातशत्रु। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था या प्रथम बौद्ध सभा का, वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। और बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी और महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण भी, दोनों लोगों का महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। युद्ध शैली को और भी मजबूत करने के लिए महाशिलाकांतक और रथ मुसाला जैसे उपकरणों का निर्माण भी अजातशत्रु ने करवाया था। ये डिवाइस थे उस समय के। ठीक है। तो युद्ध शैली को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए महाशिलाकांतक और रथ मुसाला जैसे उपकरणों का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। ठीक है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आप आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के बाद इनका पुत्र उदयन। ध्यान रखिएगा, यहां बहुत से लड़के गलती करते हैं। एक है उदयन, ये कौशाम्बी के राजा थे। ध्यान रखिए, गलती मत करिएगा। जो उदयन है वो कौशाम्बी के राजा थे, और जो उदयन है ये अजातशत्रु के बेटे हर्यक वंश के शासक हैं। ठीक है। तो ये उदयन है, 461 ईसा पूर्व में ये शासक बने, और ये भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर कर गद्दी प्राप्त किए। ठीक है। तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया। गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखिएगा, मगध की सबसे पहली राजधानी क्या थी? तो राजगृह या गिरिब्रज। अब दूसरी राजधानी क्या बन रही है? पाटलिपुत्र। यही आपको क्रम पूछेगा, अभी इसके बाद भी चेंज होगी। ठीक है। इसी चीज को सब ध्यान दिया जाता है एग्जाम में। आपको जब क्वेश्चन पूछेगा आरोही क्रम, अवरोही क्रम, कौन पहले राजधानी कौन बाद में राजधानी, सब याद रखा जाता है। ठीक है। तो गंगा, सोन और गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। यही आज वर्तमान रूप में पटना है। ठीक है। अब जो उदयन के उत्तराधिकारी हुए वो अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। ठीक है। और नागदशक जो थे, इनकी हत्या इसके अमात्य, अमात्य का मतलब मंत्री, तो नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का नागदशक, इसकी हत्या इसके अमात्य शिशुनाग ने किया था और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया। तो अगला है शिशुनाग वंश, 412 से 344 ईसा पूर्व। ठीक है। आइए इसको देखा जाए। शिशुनाग वंश के पहले जो शासक हैं शिशुनाग ही हैं, और यही शिशुनाग वंश के संस्थापक भी हैं। ठीक है। शिशुनाग ने ही अपने वंश की स्थापना की, अपने ही नाम से शिशुनाग वंश। तो इस वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अवंती को किस शासक ने मगध में मिलाया था? तो इन्होंने भी अवंती को जीतकर मगध में मिलाया। ठीक है। और अब ये गौर करने की बात है कि अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। ध्यान रखिएगा, मगध की पहली राजधानी राजगृह, ठीक है, जो बिंबिसार ने बनाया हर्यक वंश में। उसके बाद अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। और फिर शिशुनाग वंश की जब स्थापना शिशुनाग ने किया तो अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। मतलब राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली मगध की राजधानी। ठीक है। तो वैशाली को राजधानी बनाया शिशुनाग ने। अगले शासक शिशुनाग वंश के थे कालाशोक। ठीक है। शिशुनाग के ये पुत्र थे, जिस शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी उसके पुत्र कालाशोक थे। ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि वैशाली के स्थान पर दोबारा पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है।
कि मगध के किस शासक ने वैशाली के स्थान पर दोबारा पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, तो वो कालाशोक थे। और कालाशोक से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि कालाशोक के समय ही दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया जो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तो कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन। ठीक है, नोटिस पॉइंट गौर करिएगा। नागवंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन था। ठीक है, नागवंश मतलब शिशु नागवंश। तो नागवंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसकी मृत्यु के बाद नागवंश समाप्त हो गया और नंद वंश की शुरुआत हुई। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपके हर्यक वंश आए, फिर शिशुनाग वंश आए मगध पर, अब नंद वंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने आप में ये वंश है। ठीक है, वीवीआई करिएगा। नंद वंश, इसका कार्यकाल 344 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके संस्थापक महापद्मनंद। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता, अच्छा बनता है। एक राट की उपाधि धारण करने वाला भारत का पहला शासक कौन है राजा? तो महापद्मनंद है। ध्यान रखिएगा, एक तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद हैं। ठीक है, और एक राट जैसी उपाधि धारण करने वाला भारत का पहला राजा पूछेगा तो महापद्मनंद है। ठीक है, पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। ठीक है, तो ये दो उपाधियां इनकी थी महापद्मनंद की, सर्वछत्रांतक और अपरो परशुराम। ठीक है, याद रखिएगा। खारवेल, जो कलिंग नरेश खारवेल थे, उनका एक अभिलेख था हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? खारवेल का। अब इसमें क्या बात है, अगला क्वेश्चन। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंग से जिनसेन, जो जैन धर्म के थे, जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि कलिंग विजय किसने की थी? तो महापद्मनंद ने। इसका उल्लेख या इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो आप बताएंगे कि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका एविडेंस, साक्ष्य मिलता है। और उसी कलिंग से जब इन्होंने विजय प्राप्त की महापद्मनंद ने, तो जिनसेन जैन की मूर्ति को मगध ले आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख में ये भी जिक्र है कि कलिंग में एक नहर का भी निर्माण महापद्मनंद ने करवाया था। ठीक है, तो कलिंग में एक नहर का निर्माण कौन करवाया था? महापद्मनंद। और इसका उल्लेख भी कहां से मिलता है? तो यह प्रमाण हाथी गुम्फा अभिलेख से, जो राजा खारवेल का है, कलिंग नरेश खारवेल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करेगा केंद्रीय शासन पद्धति के जन्मदाता किस शासक को कहा जाता है? तो महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति के जन्मदाता के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, पुराणों में महापद्मनंद को भार्गव अर्थात परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। यह भी ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय इतिहास में भार्गव या परशुराम का दूसरा अवतार किस शासक को बताया गया है? तो आप बताएंगे कि पुराणों में इसका जिक्र है, जिसका वो है महापद्मनंद, जिनको भार्गव अर्थात परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। ठीक है, नंद वंश के अगले शासक हैं घनानंद। नंद वंश का ये अंतिम शासक था। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है, और भारतीय इतिहास में सबसे क्रूर शासक और सबसे कठोर शासन पद्धति भी घनानंद का ही काल माना जाता है। ठीक है, घनानंद के द्वारा ही चाणक्य को इसके दरबार में अपमानित किया गया था और खुद घनानंद ने ही चाणक्य को अपमानित किया था। ठीक है, घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर का समकालीन शासक भारत में कौन हुआ? तो ये घनानंद थे, और घनानंद के शासन काल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और जो चाणक्य को इन्होंने अपमानित किया था, फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और फिर उसके बाद मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करके
घनानंद का समूल नाश किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये पूरी बात हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश में। ठीक है, तो घनानंद के समय ही सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ठीक, इंपॉर्टेंट है। और नोटिस पॉइंट को गौर करिएगा कि नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। जितने भी नंद शासक थे ये सभी क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और जो घनानंद था, घनानंद के जैन अमात्य, जैन मंत्री, इनका नाम शाकटाल था तथा स्थूलभद्र, दो लोग क्या थे? घनानंद के जैन अमात्य थे। क्वेश्चन कर सकता है कि शाकटाल तथा स्थूलभद्र किसके समय में जैन अमात्य रहे हैं? तो आप बताएंगे घनानंद के ये जैन अमात्य थे, शाकटाल था, स्थूलभद्र। तो हम लोगों का आज ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, जिसका टॉपिक का नाम था मगध राज्य का उत्कर्ष, और उस पे 4 वंशों ने शासन किया, जिसमें से 3 वंश हम लोगों ने देखा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, इस टॉपिक को, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि फिर इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग प्लीज इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच।